दोस्तों एग्नस मेडिसिन डेटाबेस के अनुसार 1000 एडी में ग्लोबल जीडीपी में भारत और चाइना का योगदान 50.50% था। 1600 एडी में ये 52% था, जिसमें भारत का योगदान 23% और चाइना का योगदान 29% था। 1820 में ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी घटकर 16.1% रह गई और 2021 में ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 7.3% थी। तो दोस्तों ये क्लियरली दर्शाता है कि ब्रिटिश अंपायर ने भारत का कितना शोषण किया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तैयारी। पेपर तैयारी पर आज हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। सबसे पहले देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश एरा में क्या क्या हुआ, फिर देखेंगे इंडियन इकोनॉमी 2008 तक और 2008 के बाद, फिर देखेंगे कोविड-19 का क्या इंपैक्ट रहा इंडियन इकोनॉमी पे, और लास्ट में इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के आधार पर इकोनॉमीज को 4 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट है लो इनकम कैटेगरी वाली इकोनॉमीज, सेकंड है लोअर मिडिल इनकम, थर्ड है अपर मिडिल इनकम और फोर्थ है अपर इनकम यानी कि हायर इनकम। दोस्तों लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी की इनकम की रेंज है $995 से लेके $3895। इंडिया लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि 2019 में भारत की पर कैपिटा इनकम थी $1891। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दोस्तों भारत की कम इनकम होने का कारण है भारत की गरीबी, यहाँ पे बढ़ती हुई बेरोजगारी और इलिटरेसी। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी की नेचर को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि कम पर कैपिटा रियल इनकम होना, संख्या में रैपिड ग्रोथ होना, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्क्वाइस्ड एम्प्लॉयमेंट का उच्च स्तर होना, प्राइमरी सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भरता होना, गरीबी का एक विशेष सर्कल होना, दुष्चक्र होना और बढ़ती हुई बेरोजगारी। दोस्तों स्वतंत्रता के समय यानी कि इंडिपेंडेंस के समय भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, यानी कि इंडिया एक एग्रीरियन इकोनॉमी थी। अगर आप इस टेबल को देखें तो 1995 में 53% जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर का था, इंडस्ट्री 16.60% थी और सर्विसेज 30.30%, जो कि 1980-81 तक आकर एग्रीकल्चर का शेयर हो गया जीडीपी में 36.1%, इंडस्ट्री का बढ़कर हो गया 25.9% और सर्विसेज का हो गया 38%। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1980 के दशक के बाद सर्विसेज सेक्टर की ओर एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुआ भारत की अर्थव्यवस्था का। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली इंडियन इकोनॉमी की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी इन ब्रिटिश एरा। दोस्तों ब्रिटिश एरा के दौरान ब्रिटेन को कैपिटल और रॉ मटेरियल का एक तरफा ट्रांसफर हुआ। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 और 1868 के लिए भारत में नेशनल इनकम का पहला एस्टिमेट अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था। उनके अनुसार भारत की नेशनल इनकम 340 करोड़ रुपए थी। करंट प्राइसेस पर उस वक्त पर कैपिटा इनकम 20 रुपए प्रति वर्ष थी। 1948 और 49 के प्राइसेस पर कैपिटा इनकम 142 रुपए प्रति वर्ष थी। दोस्तों ब्रिटिश एरा को 3 फेसिस में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है 16 एडी टू 1757 एडी, 1757 एडी टू 1857 एडी और थर्ड है 1858 ऑनवर्ड्स। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इन पीरियड में क्या क्या किया ब्रिटेन ने। 1600 एडी से लेके 1757 एडी में, सबसे पहले 1600 एडी में ईस्ट इंडिया इकोनॉमी की स्थापना हुई। ब्रिटिश अपने कारखानों के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त करते थे भारत से, वह अपने फिनिश गुड के लिए यहाँ पर बाजार खोजते थे। आगे बढ़ते हैं 1757 एडी से लेके 1857 एडी में। इस पीरियड में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जबरदस्त लूट मचाई गई भारत में। एक्सप्लॉइटिव लैंड पॉलिसीज थी इनकी और इनके कंपनी के ऑफिशियल्स बिल्कुल बेईमान थे। थर्डली आते हैं 1858 एडी ऑनवर्ड्स, जिसको हम ब्रिटिश क्राउन पीरियड भी कहते हैं। अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, भारत पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल स्थापित कर लिया अपना और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की गई। उसके बाद भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, एग्रीकल्चर की कमर्शियलाइजेशन की गई, वेल्थ ड्रेन किया गया, इंडियन एजुकेशन को वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लेके जाया गया।
तो ब्रिटिश एरा की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थी कि ब्रिटिश लैंड टैक्सेशन प्रोग्राम का उद्देश्य भारतीय किसानों का शोषण करना था। उन्होंने किसानों से अत्यधिक लैंड टैक्स वसूलने के लिए जमींदारी, महलवारी और रियायतवारी सिस्टम शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए उत्पादन करने हेतु इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया। कमर्शियलाइजेशन के कारण फेमिन्स की फ्रीक्वेंसी की वृद्धि हो गई और किसान लैंडलेस लेबर बन गए। अंग्रेजों ने भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दिया। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान काफी औद्योगिकरण हुआ, लेकिन वह ब्रिटेन के सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित था। ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भारत का शोषण करने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने गुड्स को भीतरी इलाकों से बंदरगाहों तक टू फ्रो करने के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे का विकास किया था। भारत को वेस्टर्न एजुकेशन इसलिए दी गई ताकि ऐसे भारतीयों का समूह तैयार हो सके जो अंग्रेजों की तरह अच्छी तरह बोल पाते हों, लेकिन इतने वेस्टर्नाइज हों कि अपनी संस्कृति से वह विमुख हो जाएं। उन्होंने भारत से वेल्थ ड्रेन किया। ब्रिटिश की सैलरीज बहुत अधिक थी। वाइसरॉय को प्रति वर्ष 25,000 पाउंड मिलते थे और गवर्नर को 10,000 पाउंड मिलते थे उस वक्त। इंजीनियरिंग सर्विस का स्टार्टिंग वेतन ही 420 पाउंड प्रति वर्ष हुआ करता था। 1947 में दोस्तों दादा भाई नौरोजी की एक कैलकुलेशन के अनुसार भारतीयों ने 1829 से 1865 के बीच ब्रिटेन को 10 करोड़ पाउंड का हाउस कॉस्ट दिया, जो कि 1930 में बढ़ के 40 से 50 मिलियन पाउंड पर ईयर के हिसाब से हो गया। भारत की प्रति वर्ष इनकम 1600 एडी से 1947 तक 12% बढ़ी, जबकि इसी अवधि में ब्रिटेन की 553% बढ़ी। 1600 से 1947 के दौरान भारत का कुल जीडीपी सिर्फ 2.44 टाइम्स बढ़ा, बल्कि ब्रिटेन का ये 52 गुना बढ़ा। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत एक डेस्टिट्यूट इकोनॉमी थी, एक पुअर इकोनॉमी थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 1600 एडी में 23% से घटकर 1947 में सिर्फ 3% रह गई थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 1600 एडी में 33% से गिरकर 1947 में 3% रह गई थी। दोस्तों ये सब दर्शाता है कि ब्रिटिश राज ने भारत को फ्लरिश्ड इकोनॉमी से एक पुअर इकोनॉमी में बदल दिया था। तो ये हमने देखा इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश एरा के दौरान कैसी रही। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को 4 फेसेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट फेज है 1951 टू 1980, सेकंड है 1981 टू 1990, थर्ड है 1992 से 2008 और उसके बाद आता है 2008 टू 2021। तो चलिए 1951 से 1980 की बात कर लेते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद पहले 3 दशक के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट बहुत धीमी रही। 1998 में प्रोफेसर राज कृष्णा ने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। ग्रोथ रेट कम रही, लगभग 3.5% के अराउंड, और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रही 1.5% के अराउंड। इसके बाद आ गया 1981 से 1990 का पीरियड। ये आर्थिक उछाल और सुधार का दौर था। ये 6th 5-year प्लान का टाइम था। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी। लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसीज, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल गुड्स और कच्चे माल के आयात में वृद्धि से भारत में लग्जरी गुड्स के उत्पादन को बढ़ावा मिला। उसके बाद आ गया 1992 से 2008 का फेज। ये एक पोस्ट रिफॉर्म पीरियड था। 1991 के आर्थिक संकट के बाद सुधार लागू किए गए, एलपीजी नीतियां अपनाई गई, ग्रोथ रेट बढ़ी जीडीपी की, फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो बढ़ा। ये ग्रोथ रेट 8th 5-year प्लान में 6.7% थी, 9th 5-year प्लान में ये 5.3% रही, 10th 5-year प्लान में ये 7.6% रही और 2003 से 2007 के पीरियड के दौरान ये 8.6% रही, जिसके कारण भारत चाइना के बाद एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बदल गया। इसके बाद आया हमारा 2008 से 2021 का पीरियड। इस पीरियड के दौरान लेहमन ब्रदर कोलैप्स हुआ, जिसके दौरान इंडियन इकोनॉमी बाकी विश्व से अलग हो गई। भारत पर इस क्राइसिस का कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। सरकार ने 2008 में 1.86 लाख करोड़ का स्टिमुलस बजट पेश किया। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में ढील दी और इकोनॉमी में 5.6 लाख करोड़ रुपए डाले। अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और फिस्कल डिफिसिट एफआरबीएम एक्ट द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ गया। करंट डेफिसिट भी बढ़ गया। क्रेडिट ग्रोथ के कारण अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई। जीएसटी, आईबीसी, कॉर्पोरेट टैक्स कट, डीमोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसीज को लागू किया गया। कोविड-19 से पहले 2008-9 और 19-20 के बीच एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% रही। स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स के कारण ग्रोथ में स्लो डाउन आ गया और 2019-20 में इंडियन इकोनॉमी केवल 4% ही ग्रो हो पाई। तो ये रहा 2021 तक इंडियन इकोनॉमी का पीरियड। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट रहा कोविड-19 का।
दोस्तों कोविड-19 का पहला मामला दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान में दर्ज किया गया था। कोविड-19 को WHO ने 11 मार्च 2020 को ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया था। भारत में इन्फेक्शन की 3 लहरें देखी गई। कुल मामले दुनिया में सबसे बड़े दूसरे नंबर पे थे। भारत ने 2020 में एक सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाया। हायर स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स वाले देशों में जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन अधिक गंभीर था, जैसे कि इंडिया, अर्जेंटीना, इटली और यूएसए। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर लगभग ठप हो गए थे। सर्विसेज सेक्टर को महामारी का खामियाजा भुगतना पड़ा था। रिटेल, ट्रेडिंग, होटल, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, एजुकेशन, रियल एस्टेट और ऑटोमेटिक सेक्टर पर बड़ा ही गंभीर फर्क पड़ा था, बड़ा ही गंभीर असर पड़ा था। महामारी की पहली लहर के दौरान इंडियन लेबर मार्केट में भारी गिरावट आई। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा रोजगार की मांग बढ़ी। प्रोडक्शन के मामले में एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत रहा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक नए लो स्तर पर पहुंच गया था। अब कोविड-19 की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बात करते हैं तो 2020-21 में जीडीपी में 6.6% की गिरावट आई थी। 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 8.1% रही और आरबीआई के एक अनुमान के अनुसार भारत को कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान की भरपाई 12 वर्षों में पूरी कर लेने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये हमने देखा इंडियन इकोनॉमी पे कोविड का क्या इंपैक्ट रहा था, कोविड-19 का क्या इंपैक्ट रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चरल चेंजेस से मतलब उन फंडामेंटल चेंजेस से है जो समय के साथ इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में हुए। समय के साथ जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान घट जाता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का योगदान बढ़ जाता है। लंबे समय में टर्शरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर से आगे निकल जाता है। भारत में सर्विस सेक्टर ने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री सेक्टर का स्थान ले लिया है और अब यह इकोनॉमी को डोमिनेट करता है। 2020-21 में सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी में 60.90% का योगदान दिया। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ने 19.80% का योगदान दिया और सर्विस सेक्टर का योगदान रहा 20.10%। तो दोस्तों यहां खत्म होता है हमारा ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।